अगर तुम एक इंसान को बुक की तरह पढ़ना चाहते हो, दिन भर में आपके साथ जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे का रीजन जानना चाहते हो, जब कोई भी व्यक्ति आपसे बात करता है तो वो व्यक्ति जिन शब्दों का यूज करता है उन शब्दों के पीछे छिपे इंटेंशंस को जानना चाहते हो, तो इस बुक समरी को पूरा सुनना। मैं गारंटी देता हूँ ये 1 घंटे की पॉडकास्ट आपको स्मार्ट बना देगी। तो मन को विचारों से खाली करो और ध्यान से सुनो। क्या आपने अपने किसी दोस्त का नाम याद करने की कोशिश की है और वो जुबान पर होते हुए भी याद नहीं आया? या फिर आपने किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोलते हुए अचानक गलत शब्द कह दिया? हो सकता है आपने अपने लॉकर या बाइक या कार की चाबी किसी अजीब जगह रख दी हो और फिर भूल गए हो। ऐसे छोटे छोटे अनुभव हम सभी की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन क्या ये केवल कोइंसिडेंस है? सिगमंड फ्रायड, आधुनिक मनोविज्ञान के इनोवेटर, इन्होंने डेली की इन भूलों को नॉर्मल मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये सभी भूलें, चाहे वो जुबान फिसलना हो, किसी का नाम भूल जाना हो या चीज़ें गलत जगह रख देना हो, दरअसल ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की झलक है। ये बुक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें ये सिखाती है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे भीतर दबी हुई डिजायर्स, सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल स्ट्रेस का रिजल्ट होती हैं। इमेजिन करिए, एक शादी के मंच पर खड़ा दूल्हा अपनी वाइफ का नाम पुकारने के बजाय अपनी पूर्व प्रेमिका का नाम ले ले। ये एक सिंपल मिस्टेक लग सकती है, लेकिन फ्रायड इसे एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि ये दूल्हे के सबकॉन्शियस में छिपी भावनाएं यानी इमोशन का संकेत है। शायद उसका मन अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिशियन भाषण देते समय गलती से अपनी असली मंशा जाहिर कर दे, तो ये उसका सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है जो उसे एक्सपोज कर रहा है। ये सिद्धांत, जिसे फ्रायड ने फ्रायडियन स्लिप कहा, हमारे जीवन की अनगिनत घटनाओं में दिखाई देता है। फ्रायड का कहना था कि मनुष्य का दिमाग एक बिग आइसबर्ग की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ उसकी ऊपरी लेयर है, जबकि उसका बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस के रूप में छिपा होता है। हमारे सबकॉन्शियस में वे सारी डिजायर्स, इमोशंस और एक्सपीरियंस दबे होते हैं जिन्हें हमारा समाज या हमारी एथिक्स एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ये सबकॉन्शियस हमेशा एक्टिव रहता है और हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में झलकता रहता है, कभी भूलों के रूप में तो कभी सपनों के रूप में और कभी अनजाने में किए गए कार्यों के रूप में। द साइकोपैथी ऑफ एवरीडे लाइफ ये साबित करती है कि हमारे जीवन की सबसे मामूली घटनाएं भी डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ से जुड़ी होती हैं। फ्रायड बताते हैं कि भूलना, गलतियां करना, चीज़ों को गलत जगह रखना केवल लापरवाही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। तो अगली बार जब आपकी जुबान फिसले, जब आप कोई नाम भूल जाएं, या जब आप अपनी ही चीज़ें खो दें, थिंक अबाउट इट। क्या ये सिर्फ एक गलती थी? आपके सबकॉन्शियस ने आपको कुछ बताने की कोशिश की। फ्रायड कहते हैं जो बातें हमें साधारण गलतियां लगती हैं, जैसे जुबान फिसलना, नाम भूल जाना या चीज़ें गलत जगह रख देना, वे वास्तव में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की गतिविधियों के परिणाम होते हैं। ये घटनाएं हमारे भीतर दबी डिजायर्स, आंतरिक संघर्ष और दमन और डिप्रेशन के संकेत हैं। फ्रायड ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कुछ और कहना चाहता है लेकिन गलती से कुछ और कह देता है, तो ये कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक नहीं होती। इसे फ्रायडियन स्लिप कहा जाता है। ये तब होता है जब अवचेतन में दबे विचार अनजाने में बाहर आ जाते हैं। जुबान फिसलने के पीछे का मनोवैज्ञानिक आधार, फ्रायड के अकॉर्डिंग, हमारा माइंड 2 स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जिसमें हम अपने सक्रिय विचारों को रखते हैं और जो हमारे तुरंत समझ में आता है।
सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे भीतर छिपी डिजायर्स, इमोशंस एंड पास्ट के एक्सपीरियंस का भंडार होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा चेतन मन शब्दों को कंट्रोल करता है, लेकिन कभी कभी अवचेतन मन हस्तक्षेप कर देता है, जिससे जुबान फिसल जाती है। ये सबकॉन्शियस माइंड में दबी भावनाओं और विचारों का संकेत हो सकता है, जो व्यक्ति के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जुबान फिसलने के एग्जाम्पल और उनके मनोवैज्ञानिक अर्थ। फ्रायड ने अपनी बुक में कई एग्जाम्पल दिए हैं जो ये शो करते हैं कि कैसे जुबान फिसलने की घटनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती हैं। पहला एग्जाम्पल, व्यक्तिगत संबंधों में जुबान फिसलना। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या प्रेमिका को गलती से अपनी पूर्व प्रेमिका के नाम से पुकार देता है, तो ये सिग्नल दे सकता है कि वो सबकॉन्शियस रूप से अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोच रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, ये घटना दबी हुई भावनाओं और अधूरी डिजायर्स को प्रकट कर सकती है। भले ही वो व्यक्ति अपनी पूर्व प्रेमिका को भूलने का दावा करे, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे याद रखता है और गलती से नाम लेने के रूप में ये मेमोरी बाहर आ सकती है। माता पिता और बच्चों के बीच। एक माता पिता अपने बच्चों को गलती से अपने भाई या बहन के नाम से बुला सकते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि सबकॉन्शियसली वे उस रिश्ते को समान रूप से देख रहे हैं या पास्ट की कोई मेमोरी जाग गई है। दूसरा एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स और सार्वजनिक भाषण में जुबान फिसलना। कई बार राजनेता स्पीच देते समय कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उनकी असली मानसिकता को उजागर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेता किसी समूह के बारे में बोलते समय गलती से कोई अनुचित शब्द कह देता है, तो ये उनके सबकॉन्शियस में बसे विचारों को दर्शा सकता है। फ्रायड ने बताया कि ये उनके भीतर के दमन किए गए विचारों का संकेत होता है, जो वे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियसली उनमें मौजूद रहते हैं। संस्कृति और समाज पर प्रभाव। जुबान फिसलने से यह भी पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर वास्तव में क्या सोचता है। इसका एनालिसिस करके हम ये समझ सकते हैं कि उनके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, भले ही वो सार्वजनिक रूप से कुछ और कहने का प्रयास कर रहे हों। तीसरा, प्रोफेशनल और वर्क प्लेस पर जुबान फिसलना। अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस को गलती से पापा या माँ कह देता है, तो ये शो करता है कि वह सबकॉन्शियसली बॉस को अभिभावक या पावर के रूप में देखता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, कार्यस्थल की सत्ता संरचना हमारे पारिवारिक एक्सपीरियंस को प्रतिबिंबित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में गलती से अपने विरोधी को मित्र कह देता है, तो यह उसके अंदर की सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शा सकता है। जुबान फिसलने से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट पहलू। पहला, तनाव और थकान का प्रभाव। कई बार जुबान फिसलना व्यक्ति के मानसिक तनाव, चिंता और थकान का रिजल्ट हो सकता है। जब हमारा दिमाग बहुत अधिक व्यस्त होता है, तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गलत शब्द निकल जाते हैं। फ्रायड ने बताया कि जुबान फिसलने की घटनाएं विशेष रूप से उन विषयों से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम दबाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कलीग के प्रति साइलेंटली एंग्री है, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर सकता, तो वह गलती से कोई ऐसा शब्द बोल सकता है जो उसके भीतर के आक्रोश को प्रेजेंट कर सकता है। अब सपनों के संबंध में फ्रायड ने बताया कि जिस तरह सपने हमारे अवचेतन मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं,
वैसे ही जुबान फिसलना भी हमारे रिप्रेस्ड थॉट की झलक देता है। नाम और शब्द भूल जाना। क्या आपने कभी किसी परिचित व्यक्ति का नाम भूलने की कोशिश की, लेकिन वह नाम याद ही नहीं आया? फिर अचानक जब उस नाम की आपको नीड नहीं होती है तो वह सडनली याद आ जाता है। सिगमंड फ्रायड ने इस सामान्य घटना को सिंपल मिस्टेक नहीं माना। उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस में दबी डिजायर्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जोड़ा। फ्रायड ने बताया, जब हम किसी का नाम या कोई शब्द भूल जाते हैं तो ये हमारे साइकोलॉजिकल रिप्रेशन का संकेत हो सकता है। हम अपने सबकॉन्शियस में उन यादों और अनुभवों और विचारों को दबा देते हैं जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल या स्ट्रेसफुल होते हैं। बट ये रिप्रेशन हमारे स्मरण को प्रभावित करता है और हमें इम्पॉर्टेंट नामों या शब्दों को भूलने पर मजबूर कर सकती है। नाम और शब्द भूलने का मनोवैज्ञानिक आधार। फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी दो स्तरों पर कार्य करती है। कॉन्शियस मेमोरी, ये हमारी यादों को संग्रहित करती है जिन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं। सबकॉन्शियस मेमोरी, इसमें वे यादें होती हैं जिन्हें हम भूलने की कोशिश करते हैं या जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नाम या शब्द को भूल जाता है तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि उस नाम से जुड़ी कोई सबकॉन्शियस इमोशन, प्रक्रिया मौजूद हो। ये प्रतिक्रिया पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी, बट आम तौर पर यह तनाव, रिप्रेशन, एंगर या अनटोल्ड इमोशंस से जुड़ी होती है। फ्रायड द्वारा दिए गए नाम भूलने के एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, बचपन से जुड़े एक्सपीरियंस से नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन के किसी टीचर या रिश्तेदार या फ्रेंड का नाम भूल जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ जुड़ा कोई अनुभव सबकॉन्शियसली दबा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक का नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन के शिक्षक का नाम भूल जाता है तो हो सकता है कि वह शिक्षक उसके लिए कोई निगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ गया हो। शायद वो शिक्षक बहुत कठोर था और बचपन में उस व्यक्ति को भय महसूस होता था। सबकॉन्शियसली उसका मन उस अप्रिय एक्सपीरियंस को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण उसका नाम भी मेमोरी से गायब हो जाता है। परिवार के किसी सदस्य का नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी चाचा, मामा या अन्य रिश्तेदार का नाम भूल जाता है तो ये संकेत दे सकता है कि वो व्यक्ति उसके साथ किसी मनोवैज्ञानिक संघर्ष में रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता में से किसी एक का नाम भूल जाता है तो ये उनके साथ अनटोल्ड स्टोरीज या बचपन की अधूरी इच्छाओं को दर्शा सकता है। दूसरा है अपने प्रियजनों के नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी घनिष्ठ मित्र या प्रेमी या जीवन साथी का नाम भूल जाता है तो यह संकेत दे सकता है कि उनके रिश्ते में कोई इंटरनल स्ट्रेस या रिप्रेस्ड इमोशन है। एग्जाम्पल, पति पत्नी या प्रेमिका का नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी का नाम भूल जाता है या उसे लेने में हिचकिचाहट महसूस करता है तो ये दर्शा सकता है कि सबकॉन्शियसली वो उस रिश्ते से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच रहा हो लेकिन इस थॉट को दबाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्त का नाम भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने घनिष्ठ मित्र का नाम भूल जाता है तो ये उनके रिलेशन में किसी अनटोल्ड स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दोस्त के साथ कोई विवाद हुआ हो लेकिन उसे खुलकर व्यक्त नहीं किया गया हो तो सबकॉन्शियसली ये स्ट्रेस उस दोस्त के नाम को भूलने के रूप में सामने आ सकता है। कभी कभी हम किसी सामान्य शब्द को भी भूल जाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, ये घटना सबकॉन्शियस में दबे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल,
नौकरी से जुड़ा कोई शब्द भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने बॉस का नाम या अपनी कंपनी के नाम को भूल जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि वह अपनी नौकरी को लेकर तनाव में है। यह भी हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है और अवचेतन रूप से इसे भूल जाना चाहता है। धार्मिक या सांस्कृतिक रेफरेंस भूल जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म से जुड़े कोई महत्वपूर्ण शब्द को भूल जाता है तो ये दर्शा सकता है कि उसके भीतर धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रार्थना का नाम भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह सबकॉन्शियसली अपनी धार्मिक आस्था पर सवाल उठा रहा है। नाम भूलने के अन्य रीजन तनाव और मानसिक थकान का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है तो यह उसकी मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मानसिक थकान के कारण कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति महत्वपूर्ण नाम और शब्द को भूल सकता है। फ्रायड के अकॉर्डिंग, जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में दबे विचार और भावनाएं अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं, जिससे हमें कुछ नाम याद रखने में कठिनाई होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरा हो और उसने उस अनुभव को सबकॉन्शियसली दबा दिया हो तो वह अनुभव से जुड़े नाम और शब्द भूल सकता है। यह साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी सिस्टम का एक हिस्सा हो सकता है जो हमें अनप्लीजेंट यादों से बचाने की कोशिश करता है। अब हम जानेंगे ड्रीमिंग और सबकॉन्शियस का रिलेशन। फ्रायड ने बताया कि जिस तरह सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डिजायर्स को प्रकट करते हैं, उसी तरह नाम भूलने की घटनाएं भी हमारे दमित विचारों की झलक देती हैं। भूलना और खोई हुई चीज़ें। क्या आपने कभी अपनी चाबी, मोबाइल या चश्मा ऐसी जगह रखा है जहां आप खुद उसे भूल गए हों, या फिर किसी इंपॉर्टेंट फाइल को ऐसे मौके पर खो दिया हो? आमतौर पर हम इसे सामान्य भूल मानते हैं और अपनी लापरवाही को दोष देते हैं। ये पॉडकास्ट हमें ये बताती है कि ये घटनाएं केवल संयोग नहीं होती, बल्कि ये हमारी सबकॉन्शियस इमोशन और मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। फ्रायड के अकॉर्डिंग, चीज़ों को गलत जगह रखना या भूल जाना हमारे सबकॉन्शियस में दबी भावनाओं, तनाव और आंतरिक संघर्षों का परिणाम हो सकती है। ये सबकॉन्शियसली उन चीज़ों या घटनाओं से बचने का तरीका हो सकता है जो हमारे लिए अप्रिय या तनावपूर्ण होती हैं। चीज़ों को गलत जगह रखना। हम सभी कभी ना कभी अपनी ज़रूरी चीज़ें गलत जगह रख देते हैं और फिर उन्हें खोजने में काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हम कोई इम्पॉर्टेंट वस्तु जैसे फाइल, दस्तावेज, चाबी या वैलेट खो देते हैं। फ्रायड का मानना था कि यह व्यवहार केवल साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि हमारी अवचेतन इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होता है। चीज़ों को गलत जगह रखने के पीछे का साइकोलॉजिकल आधार। फ्रायड के अकॉर्डिंग, हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, जो हमारी स्पष्ट सोच, योजना और तर्क को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी दबी इच्छाएं, भावनाएं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट छिपे होते हैं। पर जब किसी चीज़ को गलत जगह रखते हैं या भूल जाते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इमोशन या स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। ये एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा दिमाग हमें उन स्थितियों या भावनाओं से बचाने की कोशिश करता है जो हमें अनकंफर्टेबल बनाती है। फ्रायड द्वारा दिए गए चीज़ों को भूलने के एग्जाम्पल। पहला, इंपॉर्टेंट फाइल या दस्तावेज भूल जाना। एग्जाम्पल,
अगर कोई व्यक्ति इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए अपनी फाइल घर पर भूल जाता है तो हो सकता है कि उसका अवचेतन मन उसे उस मीटिंग से बचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई छात्र परीक्षा के दिन अपनी पेंसिल और एडमिट कार्ड भूल जाता है तो यह संभव है कि उसका अवचेतन मन परीक्षा को लेकर अत्यधिक तनावग्रस्त हो और वो इससे बचने का प्रयास कर रहा हो। इस तरह की भूलें दर्शाती हैं कि व्यक्ति किसी तनावपूर्ण या अप्रिय स्थिति का सामना करने से बचना चाहता है। सबकॉन्शियसली वह उस घटना में भाग नहीं लेना चाहता, इसीलिए अनजाने में वो उन वस्तुओं को भूल जाता है जो उसे वहां ले जाने के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति रोज अपनी चाबी या चश्मा गलत जगह रखता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो सबकॉन्शियसली किसी चीज को लेकर तनाव में है। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलते समय बार बार अपना मोबाइल भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो कहीं जाने को लेकर कंफ्यूज है या किसी मुलाकात को टालना चाहता है। जब हमारा दिमाग किसी चिंता या तनाव में होता है तो हमारी चेतन एकाग्रता कम हो जाती है, जिससे हम चीज़ों को गलत जगह रख सकते हैं। सबकॉन्शियसली यह किसी ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास हो सकता है जो व्यक्ति को तनाव देती है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे उपहार को खो देता है जो उसे किसी अप्रिय व्यक्ति से मिला हो तो यह संकेत हो सकता है कि सबकॉन्शियसली वह उस व्यक्ति से दूरी बनाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी अपनी पूर्व प्रेमिका या प्रेमी द्वारा दी गई घड़ी या अंगूठी खो देता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस रिश्ते को भुलाने की कोशिश कर रहा है। यह भूल मनुष्य के सबकॉन्शियस में मौजूद उन भावनाओं को दर्शाती है जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता है। सबकॉन्शियसली वह वस्तु उस व्यक्ति या उस अनुभव की याद दिलाती है जिसे वो छोड़ना चाहता है। चौथा एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस जाने से पहले बार बार अपनी फाइल या लैपटॉप भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह अपनी नौकरी से असंतुष्ट है। अगर कोई कर्मचारी किसी इम्पॉर्टेंट डेडलाइन से पहले कोई आवश्यक रिपोर्ट खो देता है तो यह दर्शा सकता है कि वह सबकॉन्शियसली उस काम के दबाव से बचने की कोशिश कर रहा हो। फ्रायड के अकॉर्डिंग, जब कोई व्यक्ति अपने कार्यस्थल से जुड़े किसी इम्पॉर्टेंट दस्तावेज को भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह उस काम को लेकर अनकंफर्टेबल या असंतुष्ट महसूस कर रहा है। यह भी संभव है कि वो सबकॉन्शियसली उस कार्य से बचना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक तनाव में है तो उसकी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। मानसिक तनाव के कारण कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच तालमेल कम हो जाता है, जिससे चीज़ों को गलत जगह रखने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरा हो और उसने उस अनुभव को अवचेतन रूप से दबा दिया हो तो वह उससे जुड़ी चीज़ों को भी भूल सकता है। ये साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है जो व्यक्ति को मानसिक तनाव से बचाने की कोशिश करता है। अगला, सपनों और अवचेतन का संबंध। फ्रायड ने बताया कि सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड की डिजायर्स को प्रकट करते हैं। उसी तरह चीज़ों को भूल जाना भी हमारे दमित विचारों और भावनाओं की झलक देता है। रिप्रेशन एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। सिगमंड फ्रायड ने दमन यानी रिप्रेशन को एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हम अपनी कई इच्छाओं, भावनाओं और अनुभव को सबकॉन्शियस में दबा देते हैं क्योंकि वे हमारे समाज, नैतिकता या व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप नहीं होते। लेकिन ये दबी हुई डिजायर्स पूरी तरह से गायब नहीं होती। वे किसी न किसी रूप में हमारे व्यवहार, सपनों,
फिसलती जुबान, भूलने या अन्य रोज़मर्रा की गलतियों में प्रकट हो सकती हैं। रिप्रेशन का साइकोलॉजिकल आधार। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, हमारा मन 3 भागों में डिवाइड है। पहला है इड, ये हमारे मूलभूत इच्छाओं और प्रवृत्तियों का केंद्र है जो तात्कालिक सुख की मांग करता है। सेकेंड है ईगो, ये तर्क संगत निर्णय लेने वाला भाग है जो वास्तविकता को ध्यान में रखता है। थर्ड है सुपर ईगो, ये नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का रिप्रेजेंटेशन करता है। जब हमारी कोई डिजायर्स अस्वीकार होती हैं तो ईगो उसे दबा देता है ताकि वो कॉन्शियस माइंड में ना आ सके। लेकिन ये डिजायर्स पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि सब कॉन्शियस में दबी रहती हैं और विभिन्न रूपों में हमारे व्यवहार में झलकती हैं। रिप्रेशन के एग्जाम्पल। फ्रायड ने बताया कि दमन की गई डिजायर्स अक्सर सपनों के रूप में बाहर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता से कठोर अनुशासन का शिकार हुआ हो तो हो सकता है कि वो बड़े होकर ऐसे सपने देखें जिनमें वह किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। इस तरह सबकॉन्शियसली दबाया गया डर या गुस्सा सपने के रूप में प्रकट होता है। अगला एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसा बोल देता है जिसे वह वास्तव में कहना नहीं चाहता था, तो ये उसके अवचेतन की एक झलक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो अपने बॉस को पसंद नहीं करता है, वह गलती से उन्हें मित्र के बजाय शत्रु कह सकता है। तीसरी चीज फ्रायड ने बताया कि हम कभी कभी उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में दबे हुए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने मित्र का नाम भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि उनके संबंधों में कोई अनटोल्ड स्ट्रेस था। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी इम्पॉर्टेंट दस्तावेज को खो देता है तो यह दर्शा सकता है कि वो सबकॉन्शियसली उस काम से बचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसे हम राहुल कहते हैं, उसको बचपन में उसके पिता ने बहुत अनुशासन में रखा। पिता अक्सर गुस्से में उसे डांटते और कभी कभी शारीरिक दंड भी देते थे। राहुल बड़ा होने पर इन यादों को भूलने की कोशिश करता है और ये मानता है कि उसका बचपन सामान्य था। हालांकि राहुल के कॉन्शियस माइंड से ये यादें मिट गई हैं, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसे भुला नहीं है। जब भी वह किसी अधिकारी या ऊंचे पद के व्यक्ति से मिलता है तो वह अनजाने में घबराने लगता है और आत्मविश्वास खो देता है। जब भी राहुल को अपने बॉस से मिलना होता है, वह जरूरी फाइलें या दस्तावेज भूल जाता है। जब वो किसी रिप्रेजेंटेशन के दौरान बोलता है तो उसकी जुबान बार बार फिसलती है और वह गलती से अपने बॉस को पिता कह देता है। कभी कभी उसे अपने पिता का नाम याद करने में कठिनाई होती है। इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि राहुल का सबकॉन्शियस उसके बचपन के दमन किए गए डर को वर्तमान में पुनः सक्रिय कर देता है। उसके मन में अधिकारी वर्ग से डरने का पैटर्न बन गया है जो उसके पास्ट के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। मेंटल हेल्थ पर प्रभाव। अत्यधिक रिप्रेशन से मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नकारात्मक एक्सपीरियंस को बार बार दबाता है तो ये उसके व्यवहार और सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने बचपन में किसी करीबी रिश्तेदार से विश्वासघात का एक्सपीरियंस किया हो तो वह अनजाने में दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। वह सबकॉन्शियसली अपने न्यू रिलेशन में भी वही संघर्ष दोहराने लगता है। तो कंक्लूजन ये है कि फ्रायड का मानना था कि रिप्रेशन हमारी मानसिक प्रक्रियाओं का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमें अनएक्सेप्टेबल थॉट और इमोशन से बचाने में हेल्प करता है, लेकिन पूरी तरह उसे मिटा नहीं सकता। जब हम किसी इमोशन को दबाते हैं तो वो किसी न किसी रूप में बाहर आती हैं।
चाहे वो सपनों में हो या जुबान फिसलने में हो, रोज़मर्रा की भूलों में हो या हमारे संबंधों में। अनजाने संघर्ष के रूप में रिप्रेशन, डिजायर और इमोशंस पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। रिप्रेशन, दमन का प्रभाव। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में दमन को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी अनवांटेड, पेनफुल, अनकंफर्टेबल यादों और इमोशंस को सबकॉन्शियस में दबा देता है। फ्रायड के अकॉर्डिंग, जब कोई घटना इतनी कष्टदायक होती है कि व्यक्ति उसे अपने कॉन्शियस माइंड में सहन नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस उस स्मृति को दबा देता है। लेकिन ये दबी हुई यादें पूरी तरह समाप्त नहीं होती। वे व्यक्ति के व्यवहार, सपनों, भूलों और अनजाने क्रियाकलापों में झलक सकती हैं। अब बात करेंगे अवचेतन में दबी यादों और उनका प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत में किसी कठिन या दर्दनाक अनुभव से गुजरा है, तो वह उस घटना को पूरी तरह भूल सकता है। यह दमन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मानसिक आघात से बचाने का कार्य करती है। हालांकि यह भुला दी गई घटना अवचेतन में रहती है और विभिन्न तरीकों से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार अपमानित किया गया हो, तो वह बड़े होने पर अपने बचपन की कई घटनाओं को भूल सकता है। लेकिन जब वह किसी ऐसी स्थिति में होता है जहां उसे सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ता है, तो उसे अनजाने में अत्यधिक तनाव और डर महसूस हो सकता है। बचपन के आघात का प्रभाव। बचपन में हुआ कोई गहरा मानसिक आघात व्यक्ति के वयस्क जीवन में कई तरह झलक सकता है, भले ही वो उस घटना को याद न कर सके। कैसे प्रकट होता है? अकारण डर, चिंता या असुरक्षा की भावना, किसी विशेष स्थिति या व्यक्ति से अनजाने में बचने की प्रवृत्ति, रिश्तों में समस्याएं जैसे कि अत्यधिक निर्भरता या दूरी बनाए रखना। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बचपन में किसी कारण से बहुत डांटा गया हो, तो बड़ा होने पर वो अपने वरिष्ठों से बात करने में झिझक महसूस कर सकता है, भले ही उसे इस झिझक का कारण न पता हो। एक व्यक्ति जो बचपन में उपेक्षित महसूस करता था, वह वयस्क होने पर रिश्तों में अत्यधिक आश्वासन की मांग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्मृति को दमन करता है, तो वह स्मृति चेतन रूप से भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई दे सकता है। फ्रायड ने बताया कि दबे हुए विचार या यादें सपनों के रूप में बाहर आ सकती हैं। कई बार व्यक्ति सपने में उन घटनाओं को देख सकता है जिन्हें वो जागृत अवस्था में भूल चुका होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बचपन में किसी डरावने अनुभव को दमन कर दिया है, तो वह सपनों में बार बार किसी अनजान डर का अनुभव कर सकता है। और ये दर्शाता है कि अवचेतन मन अभी भी उस अनुभव को पूरी तरह नहीं भुला पाया है। रोजमर्रा की मानसिक गड़बड़ियां। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष नाम को भूल जाता है या किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका अवचेतन मन कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गलती से अपने बॉस को अपने पिता के नाम से पुकारता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सबकॉन्शियसली अपने बॉस को एक पिता समान व्यक्ति मानता है, जो अधिकार रखता है, जिससे वो भयभीत है। फोबिया या अज्ञात भय। कुछ फोबिया या भय दमनित यादों के परिणाम हो सकते हैं। व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे किसी चीज से डर क्यों लगता है, लेकिन यह डर उसके अवचेतन में छिपी यादों से उत्पन्न हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के पानी से डरता है, तो यह संभव है कि उसने बचपन में कोई डूबने की घटना अनुभव की हो, जिसे उसका कॉन्शियस माइंड भूल चुका है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति
भीड़ से डरता है, तो ये संभव है कि उसने अपने बचपन में किसी ऐसी घटना का अनुभव किया हो जहां वो अकेला या असुरक्षित महसूस करता था। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति और उसका भूला हुआ बचपन की घटना। एक महिला जिसे हम रीमा कहते हैं, हर बार जब वो किसी सुनसान गलियारे से गुजरती है तो अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, लेकिन कोई उसे स्पष्ट कारण याद नहीं आता कि उसे ऐसा क्यों महसूस होता है। जब वो मनोविश्लेषण से गुजरी तो उसे धीरे धीरे याद आया कि जब वह बच्ची थी तब एक बार उसे स्कूल के एक सुनसान गलियारे में किसी ने डरा दिया था। ये घटना उसके लिए इतनी डरावनी थी कि उसके दिमाग ने इसे पूरी तरह से दमन कर दिया था। लेकिन इस रिप्रेशन मेमोरी ने उसके वयस्क जीवन में सुनसान जगहों से डर के रूप में असर डाला और वो बिना किसी स्पष्ट कारण के खाली गलियारों में जाने से बचने लगी। जब भी उसे किसी सुनसान जगह से गुजरना पड़ता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और पसीना आने लगता। इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस यही है कि रीमा का सबकॉन्शियस माइंड उस भयानक घटना को कॉन्शियस माइंड से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रिप्रेशन मेमोरी का इन्फ्लुएंस उसके व्यवहार में देखने को मिला, जिससे वो अज्ञात डर का अनुभव कर रही थी। कंक्लूजन, दमनित यादें पूरी तरह नहीं मिटती। फ्राइड के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक घटना को भूल जाता है तो ये केवल एक साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन ये दमनित एक्सपीरियंस पूरी तरह समाप्त नहीं होते। वे सपनों, भूलों, अज्ञात भय या व्यवहार के विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। अब बात करेंगे गिल्ट एंड मिस्टेक की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड न केवल हमारी इच्छाओं और दबी भावनाओं को संग्रहित करता है, बल्कि ये गिल्ट को भी संभालता है। जब कोई व्यक्ति किसी गलती के कारण अपराध बोध महसूस करता है तो वह इसे सीधे स्वीकार नहीं कर पाता। इसके बजाय उसका सबकॉन्शियस माइंड अपराध बोध को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यह दबाया गया अपराध बोध पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी भूलों और रोजमर्रा की गलतियों के रूप में बाहर आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से अपने बॉस को गलत नाम से पुकारता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो अवचेतन रूप से अपने बॉस को नापसंद करता है या उनके प्रति किसी तरह का रिप्रेस्ड एंगर रखता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को गलती से अपनी पूर्व प्रेमिका के नाम से बुला देता है तो यह संकेत दे सकता है कि वह सबकॉन्शियसली अपनी पुरानी यादों को दबाने की कोशिश कर रहा है। यह जुबान फिसलना एक संयोग नहीं है, बल्कि अवचेतन मन की एक झलक है। व्यक्ति अपने भीतर की सच्ची भावनाओं को सीधे स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसीलिए वे अनजाने में भाषा के माध्यम से प्रकट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छात्र परीक्षा के दिन अपनी पेंसिल या एडमिट कार्ड भूल जाता है तो यह दर्शा सकता है कि वह परीक्षा को लेकर अत्यधिक तनाव में है। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन से पहले अपनी नोट्स भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से उस प्रेजेंटेशन को लेकर घबराया हुआ है। इस बात का साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि व्यक्ति अवचेतन रूप से असफलता से डरता है, इसीलिए वो खुद को असफलता की ओर ढकेलने वाली भूलें कर बैठता है। रोजमर्रा की वस्तुओं को खो देना। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी शादी की अंगूठी या प्रिय वस्तु खो देता है तो यह संकेत हो सकता है कि सबकॉन्शियसली वह उस रिश्ते में असंतोष महसूस कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने कार्यस्थल के जरूरी दस्तावेज भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह अपनी नौकरी को लेकर मानसिक तनाव में है। इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि मनुष्य अपने भीतर के अपराध बोध या असंतोष को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वह अनजाने में ऐसी भूलें कर रहा है जो उस समस्या से बचाव का रास्ता प्रदान करें। यह भी संभव है कि व्यक्ति सबकॉन्शियसली किसी अनचाही स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो,
रवि एक 35 वर्षीय व्यक्ति एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। कुछ महीने पहले उसने अपनी टीम की एक गलती के बारे में अपने बॉस को नहीं बताया, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ। उसे यह महसूस हुआ कि उसने नैतिक रूप से गलत किया, लेकिन उसने इस अपराध बोध को स्वीकार नहीं किया और इसे भूलने की कोशिश की। इसके बाद रवि ने अपने बॉस के नाम को कई गलत तरीके से पुकारा। इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ज़रूरी फाइलें भूलने लगा, बार बार अपने ऑफिस बैग और लैपटॉप को गलत जगह रख देता था। उसकी उत्पादकता गिरने लगी और उसे काम में ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होने लगी। इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि रवि का सबकॉन्शियस माइंड उसे उसकी गलती की याद दिला रहा था, लेकिन उसने सीधे स्वीकार करने की बजाय अनजाने में भूलों और गलतियों के रूप में व्यक्त किया। बार बार की गई भूलें दर्शाती थीं कि उसका सबकॉन्शियस अभी भी अपराध बोध से मुक्त नहीं हुआ था। अपराध बोध से निपटने के तरीके: अगर कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी भूलें कर रहा है, तो ये ज़रूरी हो सकता है कि सबकॉन्शियस में छिपे अपराध बोध को पहचानने और उसका समाधान करें। आत्मनिरीक्षण: क्या आपकी हाल की भूलें किसी अपराध बोध से जुड़ी हो सकती हैं? क्या कोई ऐसी घटना है जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप किसी गलती के कारण अपराध बोध महसूस कर रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से इस बारे में बात करना हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, तो माफ़ी मांगना और चीज़ों को सुधारना अपराध बोध को कम कर सकता है। साइकोलॉजिकल हेल्प: अगर अपराध बोध लगातार बना रहता है और भूलों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो साइकोलॉजी से लाभ मिल सकता है। अवचेतन मन में छिपे अपराध बोध के कारणों को उजागर कर सकता है। इस बुक में सबकॉन्शियस को एक इम्पॉर्टेंट शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फ्रायड का मानना था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सक्रिय रहता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। ये हमारे विचारों, इच्छाओं, यादों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, और कई बार ये हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में भी झलकता है। फ्रायड के अकॉर्डिंग कई इच्छाएं और भावनाएं इतनी अनकंफर्टेबल होती हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए वे सबकॉन्शियस में दबा दी जाती हैं। लेकिन ये इच्छाएं और भावनाएं पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। वे हमारी रोज़मर्रा की भूलों, जुबान फिसलने, खोई हुई चीज़ों और सपनों में दिखाई देती हैं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रभाव रोज़मर्रा के फैसलों पर: अक्सर हम कई बार बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लेते हैं जो हमारी छिपी इच्छाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी में जाने का वादा करता है, लेकिन ऐन मौके पर उसे भूल जाता है, तो ये संकेत हो सकता है कि अवचेतन रूप से वह उस पार्टी में जाने से बचना चाहता है। अवचेतन में दबाई गई भावनाएं कभी कभी हमारे व्यवहार में अजीब ढंग से बाहर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी सहकर्मी से जलन महसूस करता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये जलन छोटी छोटी गलतियों या भूलों के रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे उस सहकर्मी के काम में अनजाने में बाधा डालना। सपने और भूलों का संबंध: फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारे सपनों और रोज़मर्रा की भूलों के बीच एक गहरा संबंध होता है। सपनों की तरह भूलें भी हमारे अवचेतन की दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं की झलक दिखाती हैं। सपने अवचेतन की खिड़की: जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन आराम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सक्रिय रहता है। हमारे सपनों में वे इच्छाएं या विचार प्रकट हो सकते हैं जिन्हें हम जागृत अवस्था में स्वीकार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन में अपमानित हुआ हो और उसने इस याद को दमन कर दिया हो, तो ये स्मृति सपने में किसी और रूप में प्रकट हो सकती है, जैसे कि उसे सपने में सार्वजनिक स्थान पर अपमानित होते देखना। जिस तरह सपने हमारे अवचेतन की झलक देते हैं, वैसे ही हमारी भूलें भी इस बात का संकेत हो सकती हैं
कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। फ्रायड के अकॉर्डिंग भूलें अक्सर हमारी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने के लिए अपनी घड़ी भूल जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से उस बैठक से बचना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने प्रियजन की दी हुई कोई वस्तु खो देता है तो यह दर्शा सकता है कि अवचेतन रूप से वह उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते से असंतुष्ट है। एग्जाम्पल, सपने, भूलें और सबकॉन्शियस का प्रभाव। अजय एक 40 वर्षीय व्यक्ति अक्सर अपने कॉलेज के दिनों के बारे में सोचता था, लेकिन उसे अपने एक खास प्रोफेसर का नाम कभी याद नहीं आता था। यह उसे अजीब लगता था क्योंकि वह बाकी सभी प्रोफेसरों के नाम आसानी से याद कर सकता था। अवचेतन और दमन। जब उसने इस पर विचार किया तो उसे याद आया कि वही प्रोफेसर उसकी परीक्षाओं में बहुत सख्त थे और उन्होंने एक बार उसे कक्षा में डांटा था। अजय ने इस घटना को अपने कॉन्शियस माइंड में भुला दिया था, लेकिन उसका अवचेतन मन इस मेमोरी को दबाए हुए था। सपनों में झलक। कुछ दिनों बाद अजय ने एक सपना देखा जिसमें वह किसी परीक्षा में फेल हो रहा था और एक अज्ञात व्यक्ति उसे डांट रहा था। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि यह अज्ञात व्यक्ति उसका वही प्रोफेसर था जिसका नाम वह भूल चुका था। रोजमर्रा की भूल। इसके अलावा जब भी अजय को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना होता तो वह बार बार अपनी नोट्स भूल जाता था। यह संकेत था कि सबकॉन्शियसली वह प्रदर्शन को लेकर असुरक्षित महसूस करता था और यह असुरक्षा उसी प्रोफेसर से जुड़े पुराने अनुभवों से आ रही थी। साइकोलॉजिकल एनालिसिस। अजय का अवचेतन मन उसके पुराने एक्सपीरियंस को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे सपनों और भूलों के माध्यम से बाहर आ रहे थे। अगर वो इन संकेतों को पहचानता और इस बारे में सोचता तो वह अपनी परीक्षा और परिस्थितियों को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकता था। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हमारी भूलें और गलतियां केवल व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि वे समाज और संस्कृति से भी प्रभावित होती हैं। जिस तरह हमारा अवचेतन व्यक्तिगत अनुभवों, इच्छाओं और दमनित भावनाओं से बनता है, उसी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हमारे अवचेतन को आकार देते हैं। हमारा पालन पोषण, भाषा या सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक अपेक्षाएं ये तय करती हैं कि कौन से विचार या भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें अवचेतन में दब जाती हैं। जब यह दबाव बहुत अधिक होता है तो ये दबी हुई भावनाएं और विचार रोज़मर्रा की भूलों, जुबान फिसलने और अन्य अनजाने व्यवहारों में प्रकट हो सकते हैं। भाषा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भाषाओं में अंतर और जुबान फिसलना। फ्रायड ने बताया कि अलग अलग भाषाओं में जुबान फिसलने के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। कोई शब्द जो एक भाषा में सिंपल हो सकता है वह दूसरी भाषा में अनजाने में कुछ और अर्थ व्यक्त कर सकता है। जुबान फिसलने से व्यक्ति के अवचेतन में छिपे विचारों की झलक मिल सकती है, लेकिन यह उस भाषा की संरचना या समाज में शब्दों की स्वीकृति से भी प्रभावित होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई दो भाषा बोलने वाला व्यक्ति गलती से एक भाषा में ऐसा शब्द बोल देता है जो उसकी दूसरी भाषा में किसी दमित भावनाओं से जुड़ा होता है, तो ये उसके अवचेतन के प्रभाव को दिखा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने बॉस को गलती से पिता कह देता है तो ये संकेत हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से अपने बॉस को एक सख्त अभिभावक की तरह देखता है। संस्कृति और अवचेतन दमन। हर संस्कृति में कुछ विषय खुले तौर पर स्वीकार किए जाते हैं, जबकि कुछ विषयों को दबा दिया जाता है।
कुछ समाजों में व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सामान्य होता है, जबकि अन्य समाजों में उन्हें संयमित रखना आवश्यक माना जाता है। जो चीज़ें किसी संस्कृति में स्वीकार्य होती हैं, वे दूसरी संस्कृति में अवचेतन रूप से दबी होती हैं। एग्जाम्पल, पश्चिमी देशों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कई एशियाई संस्कृतियों में आत्म संयम और सामाजिक शालीनता अधिक इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी संस्कृति में पला बढ़ा है जहां गुस्सा दिखाना अनुचित माना जाता है, तो हो सकता है कि उसका अवचेतन इस भावना को दबा दे। लेकिन यह दबी हुई भावना गलती से जुबान फिसलने, गलत शब्द के प्रयोग या अजीबोगरीब भूलों के रूप में बाहर आ सकती है। व्यक्तिगत अनुभवों का प्रभाव, बचपन और अवचेतन मन। फ्राइड के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का बचपन उसके पूरे जीवन के मानसिक ढांचे को प्रभावित करता है। बचपन में जो मूल्य, डर और इच्छाएं व्यक्ति के भीतर विकसित होती हैं, वे उसकी भूलों और गलतियों में झलक सकती हैं। अगर किसी बच्चे को उसकी भावनाएं व्यक्त करने से रोका जाता है, तो वह बड़ा होकर अपनी भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति विकसित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बचपन में सख्त अनुशासन में पला बड़ा है और उसे हमेशा गलती ना करने की हिदायत दी गई है, तो हो सकता है कि वह अवचेतन रूप से अपने हर कदम को लेकर अत्यधिक सतर्क हो। जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर जरूरी चीजें भूल जाना या बार बार गलतियां करना। पारिवारिक और सामाजिक दबाव। फ्राइड ने बताया कि परिवार और समाज के दबाव भी हमारी मानसिक भूलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवार से मिली नैतिक शिक्षाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई से बच जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक या सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी रहा, तो उसे अवचेतन अपराध बोध, गिल्ट महसूस हो सकता है, जो भूलों के रूप में प्रकट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते को लेकर सामाजिक या पारिवारिक दबाव महसूस कर रहा है, तो हो सकता है वो बार बार अपने साथी का नाम गलत ले या उससे जुड़ी चीजें भूल जाए। अगर किसी को उसके परिवार ने हमेशा एक सफल व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया हो, लेकिन वह खुद अपने कैरियर से संतुष्ट ना हो, तो हो सकता है कि वह बार बार महत्वपूर्ण अवसरों पर गलतियां करे, जैसे इंटरव्यू के दिन देरी से पहुंचना या दस्तावेज भूल जाना। एग्जाम्पल, भाषा, संस्कृति और अवचेतन का प्रभाव। घटना, नेहा एक 30 वर्षीय महिला भारत में पली बड़ी थी, लेकिन वो कई सालों में अमेरिका में रह रही थी। एक दिन वो एक ऑफिस मीटिंग में अपने अमेरिकी बॉस से बात कर रही थी और गलती से उसे अंकल कह दिया, जबकि उसका इरादा सर कहने का था। अवचेतन का प्रभाव। भारत में वरिष्ठ पुरुषों को अंकल कहकर संबोधित करना आम बात है, लेकिन अमेरिका में यह सामान्य नहीं है। नेहा का अवचेतन मन अभी भी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा था, इसीलिए उसने अनजाने में अपने बॉस को अंकल कह दिया। सांस्कृतिक दमन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। नेहा का यह फ्राइडियन स्लिप ये दर्शा सकता है कि वह अवचेतन रूप से अपने बॉस को एक अभिभावक समान व्यक्ति के रूप में देखती थी, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह उसकी दबी हुई भावनाओं का संकेत था, जो जुबान फिसलने के रूप में प्रकट हुआ। कंक्लूजन। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमारी भूलों को कैसे आकार देते हैं। फ्रायड का मानना था कि हमारी मानसिक भूलें केवल व्यक्तिगत
मुद्दों से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से भी प्रभावित होती हैं। आज हमने जाना कि हमारी रोजमर्रा की भूलें केवल एक संयोग नहीं होती, बल्कि हमारे अवचेतन मन की दबी भावनाओं और इच्छाओं का परिणाम होती हैं। फ्राइड के अकॉर्डिंग हमारी जुबान फिसलना, चीजें भूलना और अनजाने में की गई गलतियां हमारे दिमाग के गहरे रहस्यों की झलक देती है। तो अगली बार जब आप कोई नाम भूल जाएं या कोई जरूरी चीज खो दें, तो इसे सिर्फ एक गलती मत समझिए। हो सकता है कि आपका अवचेतन मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो आज की इस पॉडकास्ट में आपने सबकॉन्शियस माइंड के उन रहस्यों को जाना जिनसे आप अनजान थे। आप छोटी मोटी गलतियां रोज करते थे, जुबान फिसल जाना, कोई चीज़ रख के भूल जाना। आपको लगता होगा कि ये सामान्य चीज़ें थी, लेकिन साइकोपैथी ऑफ एवरीडे लाइफ इस किताब ने हमें बताया, जो कि सिगमंड फ्रायड की ये बुक है, इन्होंने ये बताया कि ये जो गलतियां हम करते हैं ये सामान्य गलतियां नहीं हैं। ये लगती सामान्य है, लेकिन ये सबकॉन्शियस की छिपी हुई डिजायर्स हैं जो हमने दबा दी थी। तो याद रखना, जो चीज़ें आप खुल के नहीं बोल पाते हो, चीज़ों को दबा देते हो कि नहीं बोलूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज़ें दब जाती हैं, वो इसी रूप में प्रकट होती हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बुक ने आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दी होगी। देखो, ये जो चैनल है ये इंडिया का नंबर 1 बुक समरी चैनल है। यहाँ पे हम डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें, अपने माइंडसेट को कैसे मजबूत बनाएं, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, इन सब से रिलेटेड बुक समरीज लाता रहता हूँ। तो ये जो चैनल है इसको शेयर किया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करो, ताकि उन लोगों की लाइफ बचे, वो लोग भी कुछ नया सीखें और अपनी लाइफ को जो गलत जगह टाइम स्पेंड करते हैं उसको सही जगह स्पेंड करें। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप इस बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में जो भी लिखा हुआ है उनके सारे मेन पॉइंट कि वो बुक कहना क्या चाहती है, वो बुक तो आपको सिखाना क्या चाहती है, वो बुक आपको सिखाना क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में लाता हूँ। मेरी बुक समरी मिनिमम 1 आवर्स की होती है, क्योंकि मैं बुक की समरी से खिलवाड़ नहीं करता। मैं चाहता हूँ बुक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हों, एक भी छूटे ना। जो बकवास होती है वो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बुक की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भाई ये चैनल आपके लिए रामबाण है। आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जब अपने 10th 11th 12th में था तो मेरे पास मोबाइल तक नहीं था और मुझे उतना नॉलेज नहीं था। शायद अगर मोबाइल होता तो आज मेरा माइंडसेट, आज मैं कहीं और ही होता, है ना, इससे भी आगे बढ़ चुका होता, है ना, इसमें बहुत सारी तरक्की कर चुका होता। लेकिन तब वो चीज़ें नहीं थी। फिर धीरे धीरे मोबाइल मिला, जाना, आज मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो आप भी चीज़ें सीखो ताकि जल्दी आगे बढ़ सको। आजकल जो ज़माना है ना वो जल्दी सीखने का है और आप जल्दी सीख सकते हो। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, है ना, क्योंकि एआई का ज़माना है। और वो कैसे करोगे? जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा, जब आपका गोल क्लियर होगा, जब आप डिसिप्लिन्ड रहोगे। और वो कैसे मेंटेन करोगे? वो आप मेरी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करके। आने वाली जो वीडियोस हैं वो एक से एक दमदार वीडियोस आने वाली हैं। आप सोचोगे कि यार मैंने बहुत कुछ सीखा, आप मेरा धन्यवाद करोगे कि सर आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे कि आज वैसे आपको लगता था कि भाई चीज़ें भूल जाना, जुबान फिसल जाना ये आम बात होती होगी, लेकिन नहीं भाई, इस बुक ने प्रूफ कर दिया कि ये आम बात नहीं है। और सिगमंड फ्रायड, ऐसा नहीं कि ये बातें हवा में बोल दी इन्होंने, विद प्रूफ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए है लाइफ में, तब जाके ये बात इन्होंने बोली है। तो
याद रखना, जब भी कोई चीज़ भूलना है इस बार और कोई चीज़ जुबान फिसल गई अगर तुम्हारी, तो याद रखना कि आपका सबकॉन्शियस बोल रहा है। और जब आप सपने देख रहे हो तो वो सबकॉन्शियस है। जो चीज़ें आपने दबाई है अपनी लाइफ में, वो सबकॉन्शियस उसको प्रेजेंट करता है। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उससे मुझे और हौसला मिलता है और मज़ा आती है मेरे को बुक समरी रिकॉर्ड करने में, बुक्स पढ़ने में। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपने इस बुक समरी से क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। अभी के लिए जय हिंद।